नमस्ते हमारे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। और बहुत जल्द आपका रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कांस्टेबल 2024 का पेपर होने वाला है मेरे भाई। 2025 में आपको चिंता हो रही होगी, लेकिन आपसे कहीं ज्यादा एज ए टीचर, एज ए बड़े भाई, मुझे आपकी चिंता है। इसलिए मैं डेली मैथ्स वाले सेक्शन का मॉक टेस्ट, एक सैंपल पेपर, एक एग्जाम पेपर, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस के साथ, इससे बेहतर आपको पूरे यूट्यूब पे, गूगल पे, पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगा। मैं डेली करवा रहा हूं मेरे दोस्त, आपको देखना है। ये आज हम तीसरा एग्जाम पेपर करने वाले हैं। इससे पहले मैं ऑलरेडी 2 सैंपल पेपर अपने चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पे सॉल्व करा चुका हूं आरपीएफ कांस्टेबल वाले बच्चों के लिए। जिन बच्चों ने नहीं सॉल्व करे हैं जाके देख लीजिएगा मेरे दोस्त। ओके, सवाल बिल्कुल रेलेवेंट हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन ही लिए हैं, और मैंने ज्यादातर रेलवे के ही प्रीवियस क्वेश्चंस को कंपाइल किया है। केवल अर्थमेटिक मैथ पूछा जाएगा, ठीक है मेरे भाई। एडवांस मैथ इसमें नहीं आएगा। आसान पेपर आएगा, बहुत ज्यादा टफ के चक्कर में आपको पढ़ना नहीं है। आपको मेरे भाई अपनी जो एक्यूरेसी को मेंटेन करके चलना है, क्योंकि 90 मिनट में, 1.5 घंटे में आपको 120 सवाल वहां पे करने होंगे। 35 मैथ के, 35 रीजनिंग के और 50 आपके जीएसजीके के। तो यानी कि समय कम है, इसलिए पेपर का लेवल बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है। ठीक है मेरे भाई, पूरा टेस्ट करेगा। हर एक सवाल मेरे भाई बिल्कुल एकदम जैम, एक हीरे मोती की तरह है, और सीधा यहां से पक्का सवाल फंसेगा। रेलवे 5 पेपर अभी तक करवा चुका है, और पांचों के पांचों पेपर का मैंने सॉल्यूशन कराया अपने चैनल पे। ये यहां पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, रेलवे 2024-25 एग्जाम ऑल टॉप क्वेश्चन। एएलपी का पेपर मैंने कराया, अर्थमेटिक अलग बताया, एडवांस अलग बताया, आरपीएफ एसआई है ना, इसमें जो अर्थमेटिक मैथ पूछा गया तो उसके 60 सवाल मैंने कराए। जूनियर इंजीनियर का पेपर मैंने सॉल्व कराया, टेक्नीशियन ग्रेड 1 ग्रेड 3 सॉल्व कराया। तो आप अगर पेपर देने जा रहे हो तो रेलवे के जो रीसेंट पेपर हुए हैं 2024 में, पिछले साल ही, इन सब के डिटेल वीडियो सॉल्यूशन को जरूर देख के जाएं। खासकर ये वाली वीडियो आरपीएफ एसआई वाली, ऑलरेडी 5 लाख बच्चे इसको देख चुके हैं लगभग हमारे चैनल पे। ठीक है मेरे भाई, शुरू करें। चलो शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना, कॉपी पेन लेके बैठो। रात को मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं मेरे भाई ये वीडियो। अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। उसका कोई फायदा नहीं कि मैं ही मेहनत करता रहूं, आप कुछ करें। कॉपी पेन लेके बैठो, साथ साथ सॉल्व करना, पॉज कर करके मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 1। एक बैग में केवल 12, 5, 3 के अनुपात में 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए के सिक्के हैं। अगर बैग में कुल राशि 3626 रुपए है तो बैग में 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बताइए। देखिए मेरे भाई, एक बैग में 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के कॉइन है, और इन कॉइन की संख्या का जो रेशियो है मेरे भाई, वो रेशियो दिया है 12:5:3। ये रेशियो दिया है, इस सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है। तो क्या आप सिक्कों की वैल्यू, सिक्के की कीमत नहीं निकाल सकते मेरे भाई? वैल्यू नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। अगर 1 रुपए के 12 सिक्के तो इनकी कीमत कितनी होगी? 12 एकम 12 रुपए। 2 रुपए के 5 सिक्के तो कीमत कितनी होगी? 2 पंजे 10 रुपए, गुणा कर दीजिए। अगर आपके पास 5 रुपए के 3 सिक्के तो इनकी कीमत कितनी होगी? 5 तिया 15 रुपए। तो सिक्कों की टोटल कीमत कितनी बन जाएगी? 12, 10, 22 और 15, 37, 37 हो जाएगा मेरे भाई। बोलिए, ठीक है भाई। और बैग में कुल राशि कितनी है? 3626 रुपए। तो 37 की वैल्यू 3626 रुपए आ गया। 37 का 100 गुना 3700, 74 कम है, यानी कि 98 बार जाएगा। 37 का 100 टाइम्स 3700, ये 3700 से 74 कम है, तो 37 से 100 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 98 बार पूरा चला जाएगा। तो 98 टाइम्स हो रहा है। बोला 5 रुपए के कितने सिक्के? तो बैग में 5 रुपए के सिक्के 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू भी 98 गुना है मेरे भाई, ठीक है। 300 से 6 कम 294, 294। तो बैग में 5 रुपए के 294 सिक्के हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल एग्जाम में आने लायक प्यारा सा सवाल है बच्चे। मजा आ रहा है? आ जाओ जी, खूब मजा लीजिए। आपको क्वालिटी टॉप नॉच मिलेगी मेरे भाई हमारे चैनल पे, कोई मना नहीं कर सकता। हर चैप्टर के सवाल लिए हमने। एक नाव को धारा के अनुकूल यानी कि डाउन स्ट्रीम 76.8 किलोमीटर जाने में 4 घंटे 48 मिनट लगते हैं। शांत पानी में नाव की स्पीड और धारा की स्पीड का रेशियो 7:1 है। धारा के प्रतिकूल गति बताइए, आप स्टीम स्पीड बताइए। देखिए, नाव की शांत जल में गति और धारा की स्पीड का रेशियो 7:1 है।
तो आप मुझे बताओ डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी? डाउन स्ट्रीम की स्पीड होती है x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई का मतलब डाउन स्ट्रीम की स्पीड x प्लस वाई, 7 और 1 8 यूनिट डाउन स्ट्रीम की स्पीड। जबकि सवाल के अनुसार आपको डाउन स्ट्रीम धारा के अनुकूल 76.8 किलोमीटर जाने में कितना समय लगता है? 4 घंटे 48 मिनट। तो 4 घंटा, अगर 48 मिनट को भी घंटे बदलना है तो 60 से डिवाइड करना होगा। 12 चौक 48, 12 पंजे 60, यानी कि 4.8 आवर। 4 घंटे 48 मिनट को लिख सकते हो 4.8 आवर। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी आएगी? डिवाइड कर दीजिए मेरे भाई, इसको आप डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, ये किससे जाएगा? 8 से, 8 छिंग 48, 8 नाम 72, 4 8 छिंग 48, 6 से 96 चला जाएगा 16 बार, यानी कि 16 किलोमीटर पर आवर आ गया। 16 किलोमीटर पर आवर आपकी डाउन स्ट्रीम आ गई। 8 की वैल्यू आपसे पूछा है धारा के प्रतिकूल गति, डाउन स्ट्रीम की स्पीड पूछी है, अप स्ट्रीम स्पीड पूछी है। अप स्ट्रीम होता है x माइनस वाई। x अगर 7 है तो y 1 है, तो x माइनस वाई आएगा जी 7 माइनस 1, 6 यूनिट। 6 की वैल्यू पूछी है। 8 की वैल्यू 16 है तो 6 की वैल्यू 12 है। 12 किलोमीटर पर आवर धारा के प्रतिकूल गति आएगी। कितना प्यारा सवाल है। जीडी का एक सवाल, एक दुकानदार अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। एक दुकानदार 20% का मार्कअप कर रहा है, लेकिन ग्राहकों को धोखा देने के लिए अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। पहले वो 20% अधिक मूल्य अंकित कर रहा है, फिर 10% की छूट दे रहा है, लेकिन इसके अलावा 1 किलोग्राम की बजाय 800 ग्राम वजन वाले बाट का भी उपयोग करता है। कोई ग्राहक 1 किलो सामान मांगेगा तो उसे 800 ग्राम सामान ही देगा। कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा? बहुत फेमस सवाल है। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए रेशियो लीजिए। 20% प्राइस बढ़ाकर अंकित करता है। 20% का मतलब 1/5, यानी कि 5 रुपए का सामान का प्राइस 6 रुपए उसने लगा दिया। फिर ग्राहकों को 10% छूट देता है। 10% छूट का मतलब बच्चों 1/10, यानी कि 10 रुपए का सामान 9 में बेचा। और गलत वजन भी दे रहा है मेरे भाई। अगर कोई ग्राहक 1 किलो सामान मांगता है 1000 ग्राम, तो ग्राहकों को वो 800 ग्राम सामान ही देता है, 800 ग्राम ही, यानी कि वो 800 ग्राम सामान देकर ग्राहक से 1000 ग्राम का पैसा ले रहा है। तो प्रॉफिट क्या होगा भाई? 800/1000। कुल लाभ जो होगा, कुल लाभ निकालने के लिए हमेशा इन तीनों रेशियो की गुणा कर दो। ये 3 जीरो है, इससे कट जाएगा मेरे भाई। और क्या कटेगा? और तो कुछ नहीं करेगा। ये 2 से जाएगा, 2 तिया 6 और ये 2 चौक 8। ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 5 चौक 20 रेशियो 3 आम 27। 20 रेशियो 27 आ गया। अल्टीमेटली 20 का सामान 27 में बिका, तो 7 का प्रॉफिट हुआ 20 पर। 1/20 5% होता है, 7/20 35%। तो 35% का आपको मेरे भाई कुल लाभ होगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। आइए बच्चों, सवाल नंबर 4। एक बड़ी छड़ बनाने के लिए 15 छोटी छड़ें, प्रत्येक की लंबाई 23 सही 2/7 मीटर है, उनको जोड़ा जाता है। बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी भाई? छोटी छोटी 15 छड़ों को आपस में टेप से जोड़ के एक बड़ी छड़ बना दी। बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी? अगर हर एक छोटी छड़ की लंबाई है 23 सही 2/7 मीटर, इसका मीनिंग क्या होता है? 23 सही 2/7 का मतलब है 23 + 2/7 मीटर। ये छोटी छड़ की लंबाई है। हमने 15 छोटी छड़ को मिलाया है, तो बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी? 15 से गुणा करना पड़ेगा बस। अब 15 की 23 में गुणा करो, 300, और ये 15 तिया 45, 345। 15 की 2/7 में गुणा करो, 15 दूनी 30/7। 30 को 7 से भाग देंगे ना, 30/7 क्या आ जाएगा? 7 चौक 28, 2 30, 4 सही 2/7। तो 345 में 4 जोड़ो, 349 सही 2/7 आएगा। बी ऑप्शन, बड़ी छड़ की लंबाई। कितना बढ़िया सवाल था। ए और बी किसी काम को 4.5 दिन और 9.9 दिन में पूरा कर सकते हैं क्रम से। 80,000 रुपए में काम करने का एक ठेका मिला, तो अनुबंधित किए गए पैसों में ए का शेयर क्या होगा? मेरे भाई, आपको पता है अगर 2 लोग काम कर रहे हैं तो जो आदमी जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा, यानी कि पैसा एफिशिएंसी के अनुपात में बांटा जाता है। अब जैसे 2 लोग हैं बेटा, ए और बी। ए किसी काम को 4.5 दिन में करता है और बी काम को 9.9 दिन में करता है। तो ए और बी किसी काम को करने में जो टाइम लेते हैं, वो टाइम का रेशियो क्या है? 9 से जाएगा, 9 पंजे 45, 9 से 99, 11 बार।
टाइम का रेशियो 5:11 है, तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा आएगा, 11:5। एफिशिएंसी समय का उल्टा होती है, तो पैसा भी 11:5 के रेशियो में बांटा जाएगा। जो एफिशिएंसी होगी पैसा भी ए बी के बीच 11:5 के अनुपात में ही बांटा जाएगा। तो ए को 11 मिलना चाहिए, बी को 5, टोटल हो गया जी 11×5 16, जबकि टोटल काम का कितना पैसा हुआ 80,000 रुपए। तो 16 की वैल्यू 80,000 रुपए कितने गुना 5000 टाइम्स 5000 गुना। ए का हिस्सा पूछा है, तो ए का हिस्सा आ गया बच्चों 11 यूनिट। 11 का मल्टीपल आना चाहिए, वैसे 11 की वैल्यू 5000 गुना करेंगे 55,000, 11 पंजे 55,000 रुपए ए का शेयर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मजा आया जी। छठा एमटीएस का सवाल है लेटेस्ट। 7वीं क्लास के 3 बच्चों ने एक स्कूल का जो है, क्या हो रहा है मेरे भाई, स्कूल का एक कंपटीशन हो रहा है, उसमें रेस में पार्ट लिया। 1 किलोमीटर की रेस में ए बी से 100 मीटर से जीतता है, और 300 मीटर की रेस में बी सी को 50 मीटर से हराता है। तो 1 किलोमीटर की रेस में ए सी को कितने से हराएगा? बहुत बढ़िया। देखो मेरे भाई, एक रेस होती है, उसमें 3 लोग दौड़ते हैं, ए बी सी। अगर 1 किलोमीटर की रेस होती है तो 1 किलोमीटर की रेस में ए जो है बी से 100 मीटर से जीतता है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर, ए जीता यानी कि ए पूरी रेस दौड़ेगा 1000 मीटर, 100 मीटर से जीत गया, यानी कि बी 100 मीटर से हार गया, तो बी कितना दौड़ेगा 900 मीटर। तो ए 100 मीटर दौड़ा और बी 900 मीटर दौड़ा, तो भैया ए और बी की स्पीड का रेशियो क्या आएगा, 2 जीरो कट जाएगा, 10:9। ए 1000 मीटर दौड़ता है तो बी 900 मीटर दौड़ता है, 100 मीटर से बी हार गया। 300 मीटर की रेस में बी सी को 50 मीटर से हराता है। अगर 300 मीटर की रेस होती है तो बी 300 मीटर दौड़ता है, सी 50 मीटर से हार गया, तो सी कितना दौड़ेगा, 300 में से 50 250 मीटर। तो बी सी की स्पीड का रेशियो क्या है मेरे भाई, ये 50 से चला जाएगा 6 बार और ये 50 से चला जाएगा 5 बार। ये बी सी की स्पीड का रेशियो आ गया। बोला ए सी को कितने अंतर से हराएगा, तो मुझे यहां पे रेशियो को कंबाइंड करना है, रेशियो को कंबाइंड करना है। आप मुझे बताओ ए बी सी का रेशियो निकालना है तो ऐसे गुणा कर लो, 10 छिंगा 60, अभी बी का आ जाएगा 9 छिक्का 54, निकालने की जरूरत नहीं, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 आ गया। ये ए और सी का रेशियो आ गया, जो कि 15 से कट भी रहा है, 4:3। ये ए और सी की स्पीड का रेशियो आ गया मेरे भाई, ए और सी की, ए और सी की, यानी कि अगर ए 4 मीटर दौड़ेगा तो सी 3 मीटर ही दौड़ेगा। जितनी देर में ए 4 दौड़ेगा उतनी देर में सी 3 दौड़ेगा, तो सी जो है 1 से हार जाएगा, ए सी जो है हार जाएगा। अगर 1 किलोमीटर की रेस हो जाए, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, तो हमारा ए तो 1000 मीटर दौड़ेगा, 4 किलो 1000 मीटर, लेकिन सी 1 यूनिट से हार जाएगा। 4 किलो 1000 मीटर है तो 1 की वैल्यू 250 मीटर, तो सी 250 मीटर से रेस में हार जाएगा। बहुत बेसिक सवाल है मेरे भाई, अच्छा तरीका मैंने आपको सिखाया। और ये मेरे भाई जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं ना, आप ये तो करो ही करो, लेकिन हमारी जो एप्लीकेशन है टेस्ट रैंकिंग, जो हमारी वेबसाइट है, वहां पे जाके मैंने इतनी अच्छी सुविधा करी है आप लोगों के लिए। आपका पेपर होने वाला है ना आरपीएफ का, कांस्टेबल का, आप मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में जाओ, आरपीएफ कांस्टेबल के देखिए अलग से कैटेगरी बना के, आरपीएफ कांस्टेबल के 20 प्रीवियस सर का जो 2019 में पेपर हुआ था, ये टेस्ट फ्री डले हुए हैं, फ्री लिखा हुआ है। आप कोई भी पेपर यहां से शुरू कर दीजिए, स्टार्ट नाउ, आप इन्हें टेस्ट स्टार्ट कर दिया। लैंग्वेज आपको हिंदी लेनी है, आप हिंदी लीजिए, इंग्लिश लेनी है इंग्लिश लीजिए। ये क्वेश्चन यहां से शुरू हो गया, जिस क्वेश्चन पे आपको जंप करना है वहां पे जंप कर लीजिए मेरे भाई, जंप हो जाएगा, ये आ गया। हिंदी से इंग्लिश में जाना है, इंग्लिश में चले जाइए। उसके बाद आप सबमिट करके अपना जो है स्कोर वगैरह सब चेक कर सकते हैं कि आपकी कितनी रैंक बनी है, कितने बच्चों ने पेपर दिया है, टॉपर के कितने मार्क्स आए हैं। तो इसमें टॉपर के 120 में से 112 नंबर हैं। इतना अच्छा काम हमने आपके लिए कर रखा है, बस आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, फिर मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, ये चीज आप ही के करने वाली है। आगे आइए 7वां, एक टोकरी में सेब और नाशपाती का अनुपात 5:8 है, तो टोकरी में नाशपाती का परसेंटेज दशमलव के 2 स्थान तक सही बताओ। एक टोकरी में एप्पल और पियर्स का रेशियो 5:8 है, तो नाशपाती कितनी है 8।
टोटल फल कितने हुए, एप्पल और नाशपाती मिला के 13, 8/13। आपको पता है 1/13 क्या होता है, 1/13 होता है अप्रोक्स 7.7%। 8/13 8 से गुणा तो आएगा 56 और 5.6, तो 56×5 61% के करीब आएगा, लगभग 61% के करीब आएगा। ऑप्शन नंबर यहां से सी करेक्ट है, 61% के करीब, बहुत बेसिक सी बात। अपनी सामान्य गति का 4/5 गति से चलते हुए एक आदमी अपने ऑफिस के लिए 12 मिनट देरी से पहुंचता है। उस दूरी को तय करने में उसे सामान्यतः कितना समय लगता है? मेरे भाई, एक आदमी को घर से ऑफिस जाना है, सेम डिस्टेंस जाना है। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा होता है। अब एक आदमी अपनी नॉर्मल स्पीड का 4/5 से चलता है, आदमी ने अपनी स्पीड को नॉर्मल स्पीड का 4/5 कर दे, स्पीड को 4/5 कर दिया। स्पीड अगर कम कर दी तो टाइम रिवर्स रेशियो में हो जाएगा मेरे भाई। अगर टाइम जो है उल्टा 4 से 5 हो जाएगा। अगर पहले 4 यूनिट समय लगता था तो अब आदमी को 5 यूनिट समय लगेगा, आदमी को 1 यूनिट समय ज्यादा लगेगा। अब सवाल के अनुसार आदमी 12 मिनट देरी से पहुंचता है, तो 1 यूनिट का मतलब 12 मिनट है, 12 मिनट के बराबर। बोला दूरी को तय करने में नॉर्मली कितना समय लगता है, तो आदमी को नॉर्मली समय लगता है दूरी तय करने में 4 यूनिट। 4 की वैल्यू आ जाएगी, 1 की वैल्यू 12 मिनट है, 4 की वैल्यू 4 गुना 48 मिनट। सामान्य स्पीड से आदमी को नॉर्मली 48 मिनट दूरी तय करने में लगता है। बहुत बढ़िया सवाल। आइए, 2 शहर हैं ए और बी, पुरुषों का महिलाओं से अनुपात क्रम से 5:3 और 5:1 है। दोनों शहरों की जनसंख्या बराबर है। शहर ए में कुल पुरुष शहर बी में कुल पुरुषों से 300 कम है, तो दोनों शहरों में कुल महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अरे वाह, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल लग रहा है। आप ही के आरपीएफ कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। आप ये समझो कि 2 शहर हैं ए और बी, ये 2 शहर हैं, ये ए है ये बी है। दोनों ही शहर में मेल फीमेल पुरुषों का और महिलाओं की संख्या का अनुपात दिया दोनों ही शहरों में। बोला दोनों शहरों की जनसंख्याएं बराबर है। क्या दोनों शहरों की जनसंख्या बराबर दी है? भाई शहर ए की कितनी है, 5 3 8, शहर बी की कितनी है, 5 और 1 6। कहां बराबर है? सेम करना पड़ेगा, 8 और 6 को बराबर करना पड़ेगा, एलसीएम 24 होता है। तो 24 बनाने के लिए 8 6 को 24 बनाने के लिए 8 को 24 बनाने के लिए 3 से गुणा, यहां 6 को 24 बनाने के लिए 4 से गुणा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं शहर ए में मेल और फीमेल का जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा 15:9, मेल 15 फीमेल 9। इसी प्रकार से अगर मैं शहर बी की बात करता हूं तो यहां भी मैंने 24 बना लिया, तो 24 बनाने के लिए 6 था ना, 5 रेख 6, 24 बनाने के लिए 4 से गुणा, तो यह आ जाएगा मेल फीमेल का रेशियो शहर बी में 20:4। अब बोला शहर ए में कुल पुरुष शहर बी में कुल पुरुषों से 300 कम है। शहर ए में 15 पुरुष हैं, शहर बी में 20 पुरुष हैं, तो शहर ए में पुरुषों की संख्या बी से कितना कम है? टाउन ए में टाउन बी से कितने पुरुष कम हैं? टाउन ए में 15 है, टाउन बी में 20 है, तो 20 से 15 5 कम है, तो 5 यूनिट कम है। सवाल के अनुसार टाउन ए में टाउन बी से 300 पुरुष कम है, 5 के लिए 300 दिए सवाल में 60 गुना। बोला दोनों शहरों में कुल महिलाओं की जनसंख्या, दोनों शहरों में कुल महिलाएं कितनी? पहले शहर में है 9, दूसरे शहर में है 4, तो 9 + 4 मिलाकर 13 महिलाएं हैं दोनों शहर में टोटल। अब यहां 5 की वैल्यू 300 दिए 60 गुना, तो 13 की वैल्यू भी 60 गुना आएगी, यानी कि 13 × 78 780। तो दोनों शहर में कुल महिलाएं 780 हैं, पहला ऑप्शन। बहुत अच्छा सवाल है, गजब क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है लेकिन करके मजा आया। 10वां प्रॉब्लम एजिस का दिख रहा है। 6 साल पहले वीर के दादाजी उससे 11 टाइम्स ओल्डर थे। देखो ये हो गया जी प्रेजेंट, ये हुआ प्रेजेंट की बात। अगर हम प्रेजेंट से 6 साल पहले जाएं, 6 साल पहले, तो प्रेजेंट से 6 साल पहले दादाजी ग्रैंडफादर, अरे क्या हुआ ये जीएफ, ग्रैंडफादर जो हैं वो वीर से 11 टाइम्स ओल्डर है। वीर की उम्र 1 है तो ग्रैंडफादर की 11, ये रेशियो है प्रेजेंट से 6 साल पहले। एंड ही विल बी 3 टाइम्स ऑफ वीर एज 18 ईयर्स फ्रॉम नाउ, और प्रेजेंट से 18 साल के बाद
अगर प्रेजेंट से 18 साल के बाद देखें तो ग्रैंडफादर जो हैं वो वीर के 3 गुना हो जाएंगे। वीर की उम्र 1 होगी तो ग्रैंडफादर की 3 हो जाएगी, रेशियो 3:1 होगा। 6 years हेंस फ्रॉम नाउ, अब से 6 साल के बाद वीर की एज का और इसकी ग्रैंडफादर की एज का क्या रेशियो, वीर की एज का और ग्रैंडफादर की एज का क्या रेशियो है अब से 6 साल के बाद। बहुत बढ़िया सवाल। देखो मेरे भाई, आपके ग्रैंडफादर की उम्र जितनी बढ़ रही है आपकी उम्र भी इतनी बढ़ रही है, एज का गैप सेम होना चाहिए। यहां देखिए 11 से 3 है तो कम हो रहा है। देखो हमें यहां रेशियो के डिफरेंस को सेम बनाना है। ग्रैंडफादर में वीर की एज में कितना डिफरेंस है, 10 का, 11 1 10 का। यहां कितना डिफरेंस है, 2 का। यहां भी 10 बना लेते हैं 5 से गुणा, तो 5 तिया 15, 5 एकम 5। आप बोलोगे यहां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ये देखिए, ये प्रेजेंट से 6 साल पहले है, ये प्रेजेंट से 18 साल बाद है, तो टाइम में कितना गैप है, 24 साल का। टाइम में 24 साल का गैप है, जबकि एज में कितना गैप आया, ग्रैंडफादर 11 से 15 हो गए, 4 यूनिट बढ़ेगी ग्रैंडफादर की एज। वीर की एज देखो, वीर की एज 1 से 5 होगी तो वीर की एज भी 4 यूनिट बढ़ी, ग्रैंडफादर की एज भी 4 यूनिट बढ़ी, वीर की एज भी 1 से 5 4 यूनिट बढ़ी। जबकि एज में गैप कितने का आया है मेरे प्यारे भी, 24 साल का। तो 24 साल 4 यूनिट के बराबर है, तो 6 साल कितना हुआ, 6 साल हुआ मेरे भाई, दोनों तरफ 4 से भाग दे, इससे भाग देंगे 4 से 1 यूनिट के बराबर। 6 साल मतलब 1 यूनिट के बराबर। बोला है अब से 6 साल के बाद, यानी कि प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट से 6 साल के टाइम पीरियड पे, प्रेजेंट से 6 साल के बाद उनकी एज का रेशियो क्या होगा। तो मेरे भाई अगर प्रेजेंट से 6 साल के बाद निकालना है तो आप ये देखिए, ये प्रेजेंट से 6 साल पहले है और आपको प्रेजेंट से 6 साल बाद निकालना है। 6 साल मतलब 1 यूनिट, तो भैया 1 यूनिट ये बढ़ेगा, 6 साल पहले 1 यूनिट ये बढ़ेगा, यानी कि ग्रैंडफादर हो जाएंगे 11 + 2 13 के। ऐसी वीर भी ये 1 बढ़ेगा, ये 1 बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 3, 13 रेशियो 3 हो जाएगा। भाई प्रेजेंट से 6 साल है और मुझे 6 साल बाद निकालना है, तो 6 और 6 12 साल होगा ना। अगर 6 साल 1 यूनिट के बराबर है तो 12 साल 2 यूनिट के बराबर है, तो 2 2 बढ़ाना पड़ेगा, 11 2 13, 1 2 3। ये ग्रैंडफादर और वीर की एज का रेशियो है। आपसे पूछा उल्टा, तो वीर की एज और ग्रैंडफादर की एज का रेशियो 3 13। गजब सवाल भाई, गजब सवाल, मजा आया मुझे करके। सवाल नंबर 11 बताओ, ग्रुप डी का 8 + 4 √2 और 6 - 3 √2 का मध्य अनुपाती। दो संख्याएं ए और बी का अगर आपको मध्य अनुपाती मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो होता है √AB। अब इनका मीन प्रोपोर्शन होगा √AB। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से आपका 4 कॉमन आ रहा है, 4 × 2 + √2। ये क्या, 6 × 3 - √2, 6 - 3 √2। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 3, आ जाएगा 2 - √2। ये मीन प्रोपोर्शन आएगा मेरे भाई। आप मुझे बताओ, a + b a - b क्या होता है, a² - b²। 4 की 3 में गुणा करेंगे 12। अब a + b a - b क्या आएगा, a² - b², 2 + √2 गुणा 2 - √2, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 - 2 2, 12 दूनी 24। 24 का अंडर क्या आ जाएगा, 2 √6। 24 का मतलब 4 × 6 = 24, 4 × 6 = 24, 4 का अंडर 2, 6 का √6, 2 √6 आंसर। तो सी ऑप्शन आंसर आ गया, 2 √6। निहायत ही आसान सवाल। अगला मेरे भाई, ABC अकेले 40, 50 और 60 दिन में काम पूरा करते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, 5 दिन के बाद A ने काम छोड़ दिया, B ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया। उन्हें पूरे काम के लिए 48,000 रुपए मिलते हैं। C का शेयर क्या है, यानी कि C ने काम नहीं छोड़ा C ने शुरू से एंड तक काम किया है। तो आप ये पता लगाओ काम कितने दिन में हुआ। बहुत बढ़िया सवाल है और ये सवाल शिफ्टिंग मेथड से ही होगा। ABC 3 लोग हैं मेरे भाई, 3 लोग हैं। A किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, B 50 दिन में कर सकता है और C उस काम को 60 दिन में कर सकता है। A 40 दिन में, B 50 दिन में, C 60 दिन में। तो 40, 50 और 60 तीनों से कटने वाला नंबर क्या हो गया मेरे भाई, यहां पर 600। 600 आपका टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क। ठीक है भाई। तो A की एफिशिएंसी 15, B की कितनी आ जाएगी 12 और C की आ जाएगी 10। देखिए सपोज मेरे भाई काम यहां से होना शुरू हुआ और काम यहां पे जाके खत्म हुआ और मुझे यही टाइम निकालना है कि काम कितने दिन में हुआ।
लेकिन आप ये देखो 5 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। ए ने काम शुरू किया है और 5 दिन के बाद ए काम छोड़ के चला गया। सबने साथ में काम शुरू किया, साथ में काम शुरू किया सबने। ए 5 दिन के बाद छोड़ के चला गया, यानी कि शुरू के 5 दिन ही ए ने काम किया है। बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ के चला गया। बी जो है काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ के चला गया और सी कहीं नहीं गया। सी शुरू से लेके एंड तक है। बताओ काम कितने दिन में हुआ? एक बात बताओ, माना काम यहां से शुरू हुआ, यहां पे जाके खत्म हुआ, इस टाइम में काम कितना हुआ? इस टाइम पीरियड में काम हुआ 600 यूनिट। 600 यूनिट। ए ने काम शुरू किया, 5 दिन बाद छोड़ के चला गया, यानी कि 5 दिन के बाद ए का कोई लेना देना नहीं है। तो भाई ए से ये एहसान ही क्यों ले रहे हो? ए से काम ही मत कराओ। अगर ए 5 दिन भी काम ना करता, ए एक दिन में 15 कुर्सी बनाता है, अगर ए काम ही ना करता तो 75 कुर्सी कम बनती। आप ए को पिक्चर से डिलीट कर दो कि ए नाम का कोई आदमी कभी था भी। अगर ए काम ही ना करता 5 दिन भी तो 75 कुर्सी कम बनती, यानी कि इतना काम होता। फिर बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ के चला गया। बी बहुत अच्छा आदमी है, शुरू से लगा हुआ है हमारे गैल, बस लास्ट के 3 दिन में काम छोड़ के चला गया। तो बी के हाथ जोड़ ले रहे, भाई बी देख तो शुरू से लेके कर रहा हो काम, लास्ट के 3 दिन क्यों भाग के जा रहा, भसड़ कर रहा, लास्ट के 3 दिन भी काम कर ले। अगर बी आखिर के 3 दिन भी काम छोड़ के ना जाता, बी आखिर के 3 दिन भी काम करता तो कितना काम होता? बी एक दिन में 12 कुर्सी बनाता है, 3 दिन में कुर्सी बनाता 36, तो यानी कि काम कितना होगा? 600 माइनस 75, 525 प्लस 36, 561। तो सेम टाइम में अगर 600 की बजाय 561 काम होता, और इस काम को करते कौन? बी और सी। इस काम को करते कौन? बी और सी दोनों लोग मिलकर करते, और बी और सी दोनों लोग मिलकर करते इस काम को 12 जमा 10। बी की एफिशिएंसी 12 है, सी की 10, 22 एफिशिएंसी के साथ। तो यानी कि काम कितने दिन में निपटा? 11 से 11 पंजे 55, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 51/2 दिन में। यानी कि पूरा काम 51/2 दिन में कंप्लीट हुआ। पूरा काम 51/2 दिन में हुआ। अगर आपसे सवाल में यह पूछा होता कि काम कितने दिन में खत्म हुआ, 51/2 दिन में काम खत्म हुआ, यह आंसर आता। इससे बोलते हैं शिफ्टिंग मेथड। अच्छा, सी तो कहीं छोड़ के नहीं गया, यानी कि सी ने कितने दिन काम किया है? सी ने पूरे 51/2 दिन काम किया है। सी ने आपसे पूछा 48,000 रुपए के काम में सी का हिस्सा क्या है, तो जो आदमी जितना काम करेगा उसको इतना पैसा मिलेगा। जैसे सी किसी काम को 60 दिन में कर सकता है। अगर सी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है तो सी एक दिन में कितना काम करता है? 1/60। ये एक दिन का काम है। अगर सी किसी काम को 60 दिन में कर सकता है तो एक दिन में करेगा 1/60। सी 51/2 दिन में कितना काम करेगा? 51/2 से गुणा, 3 से जाएगा 17 बार, 3 से जाएगा 20 बार, यानी कि 17/40। यानी कि सी ने 17/40 वर्क किया है टोटल का। सी ने टोटल काम का 17/40 किया है, तो सी को पैसा भी 17/40 ही मिलना चाहिए। सी को पैसा भी टोटल अमाउंट, टोटल वर्क 48,000 रुपए का 17/40 ही मिलना चाहिए, जो कितना होता है? ये जाएगा 1200 बार, 17 गुणा 12, 117,000 प्लस 3400, 20,400 रुपए। तो 48,000 रुपए में से सी को 20,400 रुपए वर्क का शेयर मिलना चाहिए। बहुत तगड़ा सवाल, ये सवाल मैंने अच्छा डाला है, ठीक है ना? चलिए सवाल नंबर 13 जीडी का। देखो, आप ऐसा मत समझा कि हम तो आरपीएफ कांस्टेबल वाले, हम जीडी के सवाल क्यों करें? भाई जीडी भी तो आप ही के मैच की जॉब है मेरे भाई। ऐसे ही सवाल आएंगे इसमें ही। मधु ने 35 किलो चीनी 1470 में खरीदी, 35 किलो। उसने 5 किलो चीनी के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस पर बेचा। 8 किलो चीनी का सेलिंग प्राइस क्या है? देखो, अक्सर ऐसे सवालों में बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। कंफ्यूजन ना हो, मैं बताता हूं। लॉस क्या होता है भाई? लॉस होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये होता है लॉस। मान लिया कि 1 किलो चीनी का लागत मूल्य सीपी है और विक्रय मूल्य एसपी है। 35 किलो चीनी आपने खरीद के बेची, तो 35 किलो चीनी पे कितना लॉस होगा? 35 से गुणा कर दीजिए। 35 किलो चीनी को खरीदने के जब हमने बेचा तो मैं 5 किलो चीनी के
5 किलो चीनी के सेलिंग प्राइस के बराबर, 5 किलो चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। क्या मैंने बराबर नहीं कर दिया? 35 किलो चीनी का लॉस बराबर 5 किलो चीनी का सेलिंग प्राइस। एक लाइन में आ गया। 35 किलो चीनी का कॉस्ट प्राइस बराबर, इधर आएगा 35 5 40, 40 ऑफ एसपी। ये आया। सवाल के अनुसार 35 किलो चीनी 1470 में खरीदी, तो 35 किलो चीनी का जो कॉस्ट प्राइस है वो 1470 रुपए है, और ये 40 किलो चीनी के सेलिंग प्राइस के बराबर आ गया। आपसे 8 किलो चीनी का सेलिंग प्राइस पूछा। 8 किलो चीनी का सेलिंग प्राइस कैसा आएगा? जब 5 से डिवाइड कर देंगे कि ये आपका 8 बार चला जाएगा। कितना आ गया? बटे 5। बटे 5 का मतलब है भाई ऊपर नीचे 2 से गुणा, 280 और 14 294 आ जाएगा, 294 रुपए। 8 किलो चीनी का सेलिंग प्राइस 294 रुपए। ये तरीका, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। हाँ, एक स्टेप ज्यादा लिखना पड़ा पर कंफ्यूजन नहीं है। एक वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 60% अधिक है। अगर वस्तु को बेचने से 20% का लाभ होता है तो अंकित मूल्य पर छूट परसेंट क्या है? बहुत बढ़िया सवाल, बेसिक से भी हो जाएगा भाई। मान लीजिए जैसे एक वस्तु का लागत मूल्य सीपी 100 रुपए है, अब अंकित मूल्य मार्क प्राइस 60% ज्यादा है। 100 से 60% ज्यादा कितना आ गया? 160 आ गया मार्क प्राइस। वस्तु को बेचने से 20% का लाभ हुआ। अब 100 रुपए का सामान है, 100 रुपए कॉस्ट प्राइस है, 100 पे 20% का लाभ हुआ तो सामान बिका कितने में? 120 में। 100 रुपए का सामान 120 में बिका होगा, तो मार्क प्राइस पर छूट कितना है आप बताओ? 160 के एमआरपी का सामान आपने 120 में बेचा। 160 के एमआरपी का सामान 120 में बेचा, 40 रुपए का डिस्काउंट दिया है 160 पर। कितना डिस्काउंट आ गया जी? 1/4। 1/4 यानी कि 25% डिस्काउंट। ए ऑप्शन। डाटा आसान है, यही मेथड बेस्ट है। आइए सवाल नंबर 15। दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव के पेपर का ये सवाल है, बताओ, सोचो करो। ए डीलर सेल्स एन आर्टिकल बाय अलोइंग 20% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस एंड गिव 24%। एक डीलर 20% छूट देता है और 24% का डीलर को लाभ होता है। बोला है अगर वस्तु का लागत मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए तो उसे बाजार मूल्य यानी कि मार्क प्राइस पर अब कितने परसेंट की छूट देनी चाहिए जिससे कि पहले के तरह ही प्रॉफिट परसेंटेज हो, पहले के तरह ही इक्वल परसेंटेज का उसे प्रॉफिट हो, पहले के तरह ही। बताओ मेरे दोस्त, कौन करेगा? ऑप्शन आपके सामने हैं, मुझे यह सवाल करके बताओ, सोचो। देखो, अगर किसी सवाल में डिस्काउंट दिया है, लाभ परसेंट दिया है, तो सवाल में सीपी से एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं। सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। 20% डिस्काउंट दिया, 100 माइनस 20 80, प्रॉफिट हुआ 24%। 100 प्लस 24 124। इस सीपी से एमपी का रेशियो आ गया। और हालांकि ये 4 से कट भी रहा है 20 बार, और 4 से कट गया मेरे प्यारे भाई ये 31 बार। क्रिय मूल्य से अंकित मूल्य का रेशियो आ गया। ठीक है, अब हमने वस्तु का लागत मूल्य 10% बढ़ाया। वस्तु का सीपी है 20, अगर 20 को 10% बढ़ाओगे तो सीपी कितना हो जाएगा? 22। ये आपका नया सीपी आ गया 22, नया लागत मूल्य। ठीक, बोला कितने परसेंट डिस्काउंट देना चाहिए? हाउ मच परसेंट डिस्काउंट शुड यू अलाउ ऑन द सेम मार्क प्राइस सो एज टू अर्न द सेम परसेंट प्रॉफिट एज बिफोर, जिससे उतने ही परसेंट का प्रॉफिट हो जितना पहले था। पहले कितना प्रॉफिट था? 24%। तो अब सीपी 22 हो गया। अगर 22 पे 24% का प्रॉफिट कमाना है तो आप मुझे बताओ सामान को कितने में बेचना पड़ेगा? अगर 22 पर 24% का प्रॉफिट कमाना है तो कितने में बेचना पड़ेगा? जल्दी से जवाब दीजिए। 22 का 24% कितना होता है बच्चों? है भाई 480 और 48 तो आ जाएगा 528, 5.28। क्लियर है? तो यह आ जाएगा 27.28। तो सामान को 27.28 में बेचना पड़ेगा। क्या मेरी बात पल्ले पड़ी? आपसे पूछा छूट कितनी देनी पड़ेगी। 31 रुपए के एमआरपी का सामान अगर 27.28 में बेचोगे तो कितना डिस्काउंट दोगे मेरे भाई? 3.72 का।
31 से 27.28 कितना कम है? 3.72 का डिस्काउंट दोगे 31 रुपए के एमआरपी पर। परसेंटेज में कितना? गुणा 100%। 2 जीरो से डेसिमल जाएगा, 31 से कम 31, 6 31 दूनी 62, 12%। तो आपको 12% की छूट देनी पड़ेगी। ये बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल मैंने डाला है, इससे ऊपर सवाल नहीं आ सकता। तरीका और भी है पर ये मैंने आपको बताया। 16वां करिए। राजेश एंड विमल ओन 20 हेक्टेयर एंड 30 हेक्टेयर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। राजेश के पास 20 एकड़ जमीन, 20 हेक्टेयर जमीन है, विमल के पास 30 हेक्टेयर, जो पूरी तरीके से गेहूं और सरसों की फसल से ढकी है। विमल के पास वाली जमीन में गेहूं और सरसों का खेत 5:3 का अनुपात में है। गेहूं का और सरसों का। देखिए, दो करेक्टर है, राजेश और ये विमल। राजेश के पास कितनी जमीन है? 20 हेक्टेयर। राजेश के पास है 20 हेक्टेयर। विमल के पास जमीन है 30 हेक्टेयर। और इस खेत में जो होता है वो गेहूं और सरसों की खेती होती है। विमल के पास वाली जमीन में गेहूं यानी कि वीट और सरसों यानी कि मस्टर्ड का जो रेशियो है वो 5:3 है। कितना रेशियो है? 5:3। यदि गेहूं और सरसों का कुल खेती का अनुपात 11:9 है, अगर मैं दोनों की कुल देखूं, दोनों के पास टोटल कितनी जमीन है भाई? 20 और 30 50। उसमें मेरे जो रेशियो है वो 11:9 है। उसमें जो रेशियो है वो 11:9 है। तो आपसे पूछा राजेश की जमीन में गेहूं का यानी कि वीट का और मस्टर्ड का रेशियो क्या है? वीट का और मस्टर्ड का रेशियो क्या है मेरे भाई? सवाल में आपसे ये पूछा है, राजेश वाली जमीन में वीट और मस्टर्ड का रेशियो। अच्छा, बहुत बढ़िया। एक बात बताओ मेरे भाई, विमल की जमीन है 30 हेक्टेयर, टोटल है ये 50 हेक्टेयर। ये रेशियो 5:3 होना चाहिए, ये रेशियो 11:9 होना चाहिए। तो एक काम करते हैं ना, क्या ये 30-50 का रेशियो बनना है? कहीं से भी नहीं बन रहा। ये 30-50 का रेशियो, तो भाई ये टोटल जो है, यहां टोटल जमीन होगी 5 और 3 8, यहां टोटल होगी 20। 8 हो गया टोटल और ये 20 हो गया। ये रेशियो 30-50 यानी कि ये विमल वाली का टोटल जमीन का रेशियो 30-50, 3-5 बनना चाहिए। 3-5 तो है नहीं कहीं से। जब 3-5 नहीं है तो 3-5 बनाओ। 3-5 बनाने के लिए पहले इक्वल कर लो, पहले इक्वल कर लो मेरे भाई। इक्वल करने के लिए 8 है, देखो भाई थोड़ा दिमाग लगाना है, 8 है 20 है, तो इक्वल कर लेते हैं पहले 40 बनाने के लिए 5 से गुणा कर दो, 40 बनाने के लिए 2 से गुणा कर दो। देखो इक्वल इक्वल हो गया भाई। ये भी टोटल जमीन आपकी जो है 40 होगी, 8 पंजे 40, से भी 20 दूनी 40, 40 इक्वल इक्वल कर दिया। लेकिन इक्वल थोड़ा ना करना है। विमल के पास अगर 30 एकड़ जमीन है तो कुल 50 हेक्टेयर जमीन है, तो रेशियो 3-5 होना चाहिए। तो 3-5 बनाने के लिए 3 से गुणा कर दीजिए या 5 से गुणा कर दीजिए, ये आ गया। यानी कि टोटल जो जमीन आएगी जो है आपके गेहूं की, वो आएगी 11.110 है ना, 11.110। जबकि ये कितना है? 5-5 25 या 75। तो टोटल 110 में से 75 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 35। ये टोटल कितना आएगा? मस्टर्ड 9 दूनी 18 पंजे 90, 9 दूनी 18 पंजे 90। मस्टर्ड कितना आएगा? 3 पंजे 15 45। 90 में से 45 घटाएंगे तो ये 45 आएगा। तो रेशियो आएगा 35-45। 5 से जाएगा 7-9, 7-9 रेशियो आ गया, सी ऑप्शन। ये एक अच्छा सवाल है मेरे भाई। दिस इज हाई लेवल क्वेश्चन। आप इसको डेविएशन से भी कर सकते हैं। आप इस सवाल को डेविएशन से भी कर सकते हैं। ये मैंने आपको रेशियो मेथड बताया, डेविएशन से भी सिखा दूंगा मैं आपको। ये रेशियो मेथड है और अच्छा सवाल है। ए और बी की इनकम का रेशियो 8-11 है, उनकी बचत का रेशियो 7-9 है। ए और बी 25,000-35,000 रुपए बचाते हैं। बी की इनकम क्या है? बहुत बढ़िया सवाल। देखिए, चाहें तो आप इस सवाल को दिमाग में बिठा लीजिए। ऐसे सवाल में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगता है। दो आदमी है ए और बी, उनकी इनकम का रेशियो कितना है मेरे भाई? 8:11। उनकी सेविंग्स का रेशियो 7-9 है। आप बताओ, ए और बी के खर्चे का रेशियो 25, ए और बी का खर्चा 25,000 और 35,000। आप बताओ, इनकम में से अगर खर्चा घटाएंगे तो बचत आएगा। इनकम का रेशियो दिया है, बचत का रेशियो दिया है, और खर्चे की आपको एग्जैक्ट वैल्यू दी है, खर्चे की वैल्यू दी है। ए बी की इनकम का रेशियो 8-11 है। इनकम में से खर्चा घटाओ। ए का खर्चा 25,000 रुपए,
बी का खर्चा 35,000 रुपए, तो इनकम में से खर्चा घटाने के बाद फाइनल जो रेशियो आएगा वो ए बी की बचत का होगा 7:9। 7:9 ए बी की बचत का। तो क्या लग जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। 8 नाम 72, 11 सत्ते 77, 72 और 77 का डिफरेंस 5। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 35 सत्ते 245, 25 निम्मा 225, 245 और 225 का डिफरेंस 20,000। 5 की वैल्यू सवाल में 20,000 रुपए दी है। कितने गुना? 4,000 गुना, 4,000 टाइम्स। बोला बी का इनकम, बी की इनकम है 11, तो 11 की वैल्यू भी 4,000 गुना आएगी। 11 चौक 44,000 रुपए बी की इनकम है, और यही मेरा आंसर भी होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिस बच्चों को मेथड नहीं आता, इसी चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, जाके देख लेना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से फटाफट आंसर आता है। सवाल है ग्रुप डी के पेपर का, बताइए इसको सॉल्व करके क्या आएगा। बहुत बढ़िया, देखिए ए की पावर अगर -n है तो इसका मतलब होता है 1/a की पावर n। उल्टा कर दीजिए। अब जैसे 64/25 की पावर -3/2 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 25/64 की पावर 3/2, ये लिख सकता हूं। उल्टा कर दीजिए, माइनस को अगर हटाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। 64/25 का 25/64। 3/2 का मतलब है, 3/2 का मतलब है कि पहले आप अंडर रूट ले लो, 1/2 कर लो, फिर आप क्यूब रूट कर लो। अब 25 का रूट 5 होता है, 64 का रूट 8 होता है, तो 5/8 आ गया। ये हो गया जी 5/8 का क्यूब मल्टीप्लाई 2/5 की पावर 4। अब डिवाइड है, डिवाइड है 5 की पावर 32 की पावर -3 का फिफ्थ रूट। ये 32 की पावर -3 है और आपको करना है इसका फिफ्थ रूट। तो भाई ये ऐसे भी हो सकता है कि पहले आप 32 का फिफ्थ रूट कर लो, फिफ्थ रूट, फिर उसकी पावर आप -3 कर लीजिए। ऐसे भी हो सकता है मेरे भाई कि 32 का फिफ्थ रूट 2 हो गया, 2 की पावर -3 हो गया, 1/2 का क्यूब 1/8, डिवाइडेड बाई 1/8 आ गया। समझ में आया? 32 का फिफ्थ रूट 2 होता है, 2 की पावर -3 मतलब 1/2 का क्यूब 1/8। अब डिवाइड का साइन अगर हटाएंगे तो मल्टीप्लाई में बदल जाएगा जी 8। ये आ गया 5 का क्यूब 125 बटे 8 का क्यूब 512, 2 की पावर 4 16 बटे 5 की पावर 4 मतलब 125, 625 से लिख लेते हैं, और गुणा 8। देखो क्या हुआ, 125 से 5 बार कट गया, 16 अट्ठे 128 से 512 4 बार कट गया, तो 4 पंजे 20 आ गया, 1/20, 1/20 इसका आंसर है सी ऑप्शन। अच्छा सवाल है मेरे भाई, मेहनत करने वाला सवाल है, टाइम लगना चाहिए। अच्छा 19वां जीडी के पेपर का, संख्या 5, 8, 15 के चतुर्थ समानुपाती और 12, 30 के तृतीय समानुपाती का रेशियो ज्ञात करें। आपको आता है 5, 8, 15 का फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे? 8 गुणा 15 120, 5 गुणा 24 120। आप बस बीच की 2 की गुणा और बाद के 2 की गुणा बराबर कर दीजिए, 24 आ गया फोर्थ प्रोपोर्शनल। संख्या 12, 30 का थर्ड प्रोपोर्शनल। अगर दो संख्याएं ए और बी हैं तो ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल होता है b² बटे ए, 30 का स्क्वायर बटे 12, तो 900/12 आ जाएगा जी 75। यानी कि 24 और 75 इनका रेशियो लेना है। किससे कट जाएगा? 3 से कट जाएगा, 3 अट्ठे 24 और 3 से 75 जाएगा 25 बार। डी ऑप्शन 8:25। ग्रुप डी का, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, वह बड़ी से बड़ी संभव लंबाई वाले पैमाने की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 3 मीटर 96 सेंटीमीटर, 5 मीटर 28 सेंटीमीटर, 7 मीटर 92 सेंटीमीटर लंबाई वाले खंबे को सटीक बार में नापा जा सकता है। देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 3 मीटर 96 सेंटीमीटर मतलब 396 सेंटीमीटर, 5 मीटर मतलब 500 मीटर, और 28 सेंटीमीटर मतलब 528 सेंटीमीटर, और 7 मीटर 92 सेंटीमीटर का मतलब 792 सेंटीमीटर। वो लंबाई बतानी है बड़ी से बड़ी जो इन तीनों को सटीक नाप सके। सारे इवन नंबर हैं,
तो E1 ही आ जाएगा मेरे भाई बड़े से बड़ा नंबर। अब ये देखिए 3 मीटर 21 सेंटीमीटर इसी को डिवाइड नहीं करेगा। इन दोनों में दिख रहा है 1 मीटर 32 सेंटीमीटर बड़ा, 132 सेंटीमीटर। क्या 132 सेंटीमीटर 396 को डिवाइड कर देगा, 3 बार नाप देगा, इसको 4 बार काट देगा। 132 से 792 6 बार कट जाएगा। 132 इन तीनों को डिवाइड कर रहा है, बड़े से बड़ा, यही आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। तो हमें ऐसे सवालों को ऑप्शन से करना है, बेसिकली हमें HCF लेना है। वह सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है जिससे 3 क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल सदैव विभाज्य होगा? द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। देखो मेरे भाई बहुत बढ़िया सवाल है, आपको मजाक लग रहा होगा लेकिन लेवल है इस सवाल का। दुनिया में अगर आप किन्हीं भी n लगातार संख्याओं की गुणा करोगे, n लगातार नेचुरल नंबर की गुणा हमेशा ही फैक्टोरियल n से पूरी डिवाइड होती है। आप किन्हीं भी दुनिया की n लगातार संख्याओं की गुणा करें, प्रोडक्ट ऑफ एनी n कॉन्सिक्यूटिव नंबर, दुनिया में किन्हीं भी लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का प्रोडक्ट गुणनफल हमेशा फैक्टोरियल n से कटेगा। और मैं दुनिया की कोई भी 3 लगातार संख्या ले लूं, दुनिया की कोई भी 3 लगातार संख्याएं, वो हमेशा ही फैक्टोरियल 3 यानी कि 6 से कटेंगी। 3 दूनी 6 एकम 6 से कटेंगी। लेकिन यह है 3 लगातार इवन नंबर। अगर 3 लगातार इवन नंबर है तो मेरे भाई हर इवन नंबर 2 से तो कटता ही है, तो 3 लगातार इवन नंबर 8 से कटेंगे। और नेचुरल नंबर होने की वजह से भाई इनमें नेचुरल नंबर भी होगा तो 6 से भी कटेंगे। तो ये आ जाएगा जी 8 छिंग 48 48। बोलो 8 छिंग 48 यानी कि 3 लगातार इवन नंबर हमेशा 48 से कंफर्म डिवाइड होंगे। बड़े से बड़ा नंबर ऐसा 48 है जो डिवाइड करेगा। नेक्स्ट 22वां, हीरे की कीमत सीधे उसके वजन के वर्ग के अनुसार बदलती रहती है। हीरे की जो कॉस्ट है मेरे भाई, जो हीरे की कीमत है वो उसके वेट के, जो भी हीरे का वजन है, वेट के वर्ग के अनुसार बदलती है। वेट जिस रेशियो में बदलेगा उसके वर्ग के अनुपात में हीरे की कीमत बदलेगी। एक बार यह हीरा 4-3-2 के अनुपात में वजन के साथ 4 टुकड़ों में टूट गया। जब टुकड़े बेचे गए तो व्यापारी को एक टुकड़े की तुलना में 63,000 रुपए कम मिले। जब ये 4 टुकड़े बेचे गए तो सिंगल पीस का जो प्राइस मिलता 1 पीस का, उससे 63,000 रुपए कम मिले। तो आपसे पूछा है ओरिजिनल डायमंड का प्राइस क्या है, आप मुझे बताओ। जब हम प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस या कॉस्ट निकालने के लिए वेट का स्क्वायर करना पड़ेगा। हमारे पास एक हीरे का टुकड़ा था, वो 4 टुकड़ों में टूट गया जिनके वजन है 4-3-2 के अनुपात में, 4 3 7 2 9 1 10। तो जब ये हीरा ओरिजिनल होगा, ओरिजिनल टुकड़े का वजन कितना होगा? 10। भाई ओरिजिनल टुकड़े का वजन 10 होगा ना। अब गिर के 4 टुकड़े हो गए जिनका वजन है 4 3 2 1, 4 3 7 2 9 1 10। तो अगर ओरिजिनल टुकड़े का वजन 10 है, ओरिजिनल टुकड़े का वजन 10 है, तो इसका प्राइस कितना होगा? इसका प्राइस कितना होगा? 10 का स्क्वायर 100। और ये जो 4 टुकड़े, इनका प्राइस क्या होगा? स्क्वायर कर दीजिए। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। यानी कि इन चारों टुकड़ों का टोटल प्राइस कितना आ जाएगा? 16 4 20 और 9 1 30, 30 यूनिट आ जाएगा। यानी कि सिंगल पीस का प्राइस रहा 100 और चारों टुकड़ों का प्राइस कुल मिला के रहा 30। तो हमें 70 का नुकसान हुआ। सवाल के अनुसार हमें 63,000 रुपए कम मिले। तो 70 की वैल्यू ही 63,000 रुपीज के बराबर है। कितना मेरे भाई? 7 नाम 63, 900 गुना आ जाएगा, 900 टाइम्स आ जाएगा, 900 गुना। तो हीरे की मूल मूल्य, हीरे का ओरिजिनल प्राइस है 100 की वैल्यू भी बच्चों यहां पे 900 गुना आएगी, यानी कि 90,000 रुपए हीरे का ओरिजिनल प्राइस होगा। बताइए कितना प्यारा सवाल है, मजा आनंद ही आ गया करके। सी ऑप्शन। ठीक है दोस्त, फिर से बोट एंड स्टीम का सवाल आ गया। यदि नाव की चाल 24 किलोमीटर पर आवर है, धारा की चाल 21 किलोमीटर पर आवर है, तो नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा में
और धारा की दिशा में यात्रा करने में लिया गया कुल समय ज्ञात कीजिए। यदि प्रत्येक दिशा में धारा की अपोजिट और धारा के साथ तय की गई दूरी 270 किलोमीटर है। एक बार बताओ, एक नाव की स्पीड है x 24 किलोमीटर पर आवर और धारा की स्पीड है 21 किलोमीटर पर आवर। तो नाव की डाउनस्ट्रीम क्या आएगी? x प्लस वाई, 24 प्लस 21 45। नाव की धारा की विपरीत दिशा में अपस्ट्रीम स्पीड क्या आएगी? x माइनस वाई, 24 माइनस 21 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर पर आवर। सवाल पूछा टोटल टाइम कितना लगेगा अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम ईच डायरेक्शन में 270 किलोमीटर जाने में। आप मुझे बताओ, अगर आप 270 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाओगे तो अपस्ट्रीम की स्पीड 3 है, 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से कितना समय लगेगा? 3 से डिवाइड करिए। अब 270 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाओगे, डाउनस्ट्रीम की स्पीड 45 है, 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से कितना समय लगेगा? बटे 45, कि समय बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। 270 बटे 3 आ गया बच्चों 90, 270 बटे 45 आ गया जी 6, यानी कि 96 घंटे। तो कुल आपको 96 घंटे का समय लगेगा। यही आंसर है, सी ऑप्शन। एक आदमी ने 50 किलो चावल में से कुछ हिस्सा 8% लाभ पर और बाकी 18% लाभ पर बेच दिया, कुल मिलाकर 14% लाभ हुआ। ये तो आसान एलिगेशन सवाल है। एक आदमी के पास 50 किलो चावल है, कुछ बेचा 8% लाभ पे, कुछ बेचा 18% लाभ पे, और सारे चावल पे कुल मिलाकर कितना लाभ हुआ? 14%। अगर आप लाभ पे एलिगेशन लगा दोगे तो सीधा चावल की मात्रा का अनुपात आ जाएगा। 18 माइनस 14 4, 14 माइनस 8 6, 4 6 का रेशियो आ गया 2 3। अब कुल चावल हुआ भाई 2 और 3 5, लेकिन कुल चावल आदमी ने कितना? 50 किलो बेचा है, तो 5 किलो 50 केजी 10 गुना। तो पूछा 8% लाभ पर कितना चावल बेचा? 8% लाभ पर बेचा है 2 यूनिट, 2 यूनिट। तो 5 की वैल्यू अगर 50 किलो है तो 2 की वैल्यू यहां से 20 किलो आ जाएगी मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर डी वाला सही है। सवाल है आपके सामने यहां पर अब, अरे यार 25वां करेंगे। दो पाइप ए और बी खाली टंकी को 18-27 घंटे भर सकते हैं। पाइप सी 45 घंटे में खाली कर सकता है। जब कोई पाइप नहीं चल रहा है शुरुआत में, अच्छा हाँ, शुरुआत में जब टंकी खाली थी पाइप ए सी को चला जाता है, कुछ बढ़ने के बाद ए को बंद करके बी को चला जाता है। टंकी भरने में कुल 55 घंटे लगे, टंकी भरने में कुल 55 घंटे लगे। पूछा है पाइप बी को कितने घंटे चलाया गया। बहुत बढ़िया। देखो मेरे भाई, दो पाइप ए और बी हैं, दोनों भरने वाले हैं। पाइप ए जो है कितने घंटे में भर सकता है? 18 घंटे में भर सकता है। और पाइप बी जो है वो टंकी 27 घंटे में भर सकता है। सी खाली करने वाला पाइप है जो टंकी को 45 घंटे 45 आवर्स में खाली कर सकता है। तो आप इनका एलसीएम बताओ, एलसीएम। अब 18 45 का तो 90 आएगा, लेकिन 27 नहीं कट रहा 90 से, 3 से गुणा और 270। तो हमने मान ली कि टंकी की जो कैपेसिटी है 270 है। तो पाइप ए की एफिशिएंसी 270 बटे 18 15, बी की आ जाएगी 270 बटे 27 10, और सी की आ जाएगी भी सी खाली करने वाला पाइप है, ड्रेन पाइप, 270 बटे 45 माइनस का 6। अब ध्यान से सुनना, शुरुआत में खाली टंकी है तो हमने पाइप ए और सी को चलाया। हमने कुछ समय के लिए शुरुआत में टंकी खाली है, पाइप ए और सी को चलाया। अब कुछ टाइम के बाद हमने पाइप ए को बंद कर दिया। ए को बंद करने के बाद हमने पाइप बी को चला दिया, यानी कि अब पाइप बी और सी चालू करे हैं, है ना। तो कुछ टाइम के लिए हमने पाइप ए और सी चलाया, फिर कुछ टाइम के लिए हमने ए को बंद करने के बाद कुछ टाइम के बाद तुरंत पाइप बी को चालू कर दिया। टंकी भरने में कुल 55 घंटे लगे, 55 घंटे कुल लगे, 55 घंटे। तो पाइप बी को कितने घंटे चलाया गया था, यानी कि आपसे ये वाला टाइम पूछा गया है। मान लीजिए पाइप बी को ये टी घंटे चलाया गया, ये टी घंटे, टी निकालना है। कुल अगर 55 घंटे लगे तो ये कितना चलाया गया? 55 माइनस टी घंटे चलाया गया है, 55 माइनस टी घंटे। आप बोलोगे जी सर। सॉल्व। आप कुल कैपेसिटी को बराबर कर दो। अच्छा ये बताओ, पाइप ए और सी 1 घंटे में कितना भरते? 15 माइनस 6 9।
पाइप ए और सी 1 घंटे में 9 यूनिट भरते हैं, पाइप ए और सी। तो 55 माइनस टी घंटे में कितना भरेंगे? 9 गुणा 55 माइनस टी। ये बात समझ में आ गई। पाइप बी और सी 1 घंटे में कितना भरते हैं? बी 10 भरता है, सी 6 खाली करता है, 4 यूनिट। पाइप बी और सी 1 घंटे में 4 यूनिट भरते हैं। टी घंटे में कितना भरेंगे? 4 गुणा टी। अब बताओ सारे पाइपों ने मिलकर कुल कितनी टंकी भरी है? सारे पाइपों ने मिलकर कुल टंकी भरी है कैपेसिटी 270 यूनिट। मैंने बराबर कर दिया, आ गया टी का मान 55 निम्मा 450 और 45, 495 माइनस 270, माइनस का 9 टी प्लस 4 टी उधर चला जाएगा 5 टी। ये कितना आ जाएगा मेरे भाई? 225 को 5 से भाग करेंगे 45, तो 45 घंटे आ गया आंसर। टी की वैल्यू 45 घंटे बी को चलाया गया था, सी ऑप्शन। बहुत अच्छा सवाल है, एक ही लाइन पे हम कर पाएंगे, एक ही लाइन में। मजा तो आया होगा। एक्सप्रेस 0.45235 बार ऐसे फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में बदलना है। देखो मेरे भाई, दशमलव के बाद 2 डिजिट पे बार नहीं है, 3 डिजिट पे बार है। तो अगर फ्रैक्शन बदलना है, दशमलव हटाओ, बार हटाओ। 3 डिजिट के ऊपर बार है, 3 9 आएगा। 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, 2 0 आएगा। यह है 45,235। 4 और 5 के ऊपर बार नहीं है, तो इसमें से 45 घटा दीजिए। 45,235 में से 45 घटाएंगे तो कितना आएगा? 44,190 है, क्या आएगा ना, बटे 99900। 99900 ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या बात सही हुई है? एकदम करेक्ट हुई है। 45190। अभी 1 0 से 1 0 तो कट ही गया, तो 4419 बटे 99900 है। कोई मैच हो रहा है यहां पे? सॉरी 45 आएगा ना, मैंने क्या लिख दिया? 45 आएगा ये जी, 4519। तो 4519 बटे 99900 यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सवाल था मेरे भाई, ये समझ पाए होंगे आप लोग। ये बताइए, सवाल नंबर है 27। नमिता अकेले 16 दिन में एक काम का 33 सही 1/3% करती है। बचा काम बॉबी द्वारा किया जाता है। बचा काम, पूरा काम कुल 28 दिन में पूरा हुआ। नमिता और बॉबी एक साथ 11/16 काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? एक बात बताइए, नमिता एक लड़की है जो 16 दिन में 33 सही 1/3%, 1/3 काम करती है। अगर 1/3 काम 16 दिन में कर रही है तो नमिता पूरा काम करेगी 48 दिन में, 48 दिन में। बात समझ में आ गई? तो नमिता ने 16 दिन में 33 सही 1/3% काम किया। बचा काम, भाई 1/3 काम नमिता ने किया, तो बचा काम 2/3, 2/3 काम बचा, और ये 2/3 काम बॉबी ने किया है। पूरा काम 28 दिन में हुआ। अगर पूरा काम 28 दिन में हुआ जिसमें 16 दिन नमिता ने किया है, तो यानी कि बॉबी ने कितना काम किया? 12 दिन। 12 दिन काम किया बॉबी ने। 1/3 काम नमिता ने किया, बचा 2/3 काम किया बॉबी ने। पूरा काम 28 दिन में हुआ, 16 दिन नमिता ने किया, तो 28 माइनस 16, 12 दिन काम किया बॉबी ने। तो बॉबी 3 में से 2 कुर्सी 12 दिन में बनाता है, तो पूरी कुर्सी बनाएगा मेरे भाई 18 दिन में। तो बॉबी अकेले पूरा काम 18 दिन में कर सकता है। बॉबी पूरा काम अकेले 18 दिन में। पूछा यह है नमिता और बॉबी एक साथ 11/16 काम कितने दिन में करेंगे? तो आप मुझे बताओ, आपको कौन से पता है? अगर कोई आदमी किसी काम को x दिन में करता है, दूसरा y दिन में करता है, दोनों मिलकर वो काम कितने दिन में करेंगे? x गुणा y 48 गुणा 18 बटे x प्लस वाई दिन में करेंगे। ये डायरेक्ट आ गया मेरे भाई, ये आ गया। अब पूरा काम करने में इतना दिन लगेगा, अब हमें 48, ये आ गया। पूरा काम होने में दोनों को इतना दिन लगेगा मिलकर। अब हमें 11/16 भाग काम करना है, तो 11/16 भाग काम में कितना समय लगेगा? दोनों को 11/16 से गुणा, 16 से 48 3 बार जाएगा, 48 18 66, 11 से 66 6 बार जाएगा, 6 से 18 3 बार जाएगा, यानी कि 9 दिन। 9 दिन इस सवाल का बहुत शानदार जवाब आएगा, बी ऑप्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
मजा आया होगा करके। आगे 5, 10, 15 और 20% के बराबर सिंगल छूट क्या है? गजब। 5, 10, 15, 20 के बराबर सिंगल छूट आपसे पूछी है, मुझे बताइए क्या आएगा। ऑप्शंस हैं, काफी नजदीक ऑप्शन है। देखिए आप यहां पर फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप यहां पे फॉर्मूला लगा लो, चाहे आप रेशो से कर लो। भाई अगर आप 5% छूट दे रहे हैं, 5% छूट का मतलब होता है 1/20। 1/20 छूट का मतलब 20 का समान 19 में। फिर आप 10% छूट दे रहे हो, 1/10। 1/10 का मतलब 10 का समान 9 में। फिर आप 15% छूट दे रहे हो, 15% छूट का मतलब 3/20, यानी 20 पे 3 की छूट है तो 20 का समान 17 में। फिर आप 20% छूट दे रहे हो, 20% छूट का मतलब 1/5। 1/5 मतलब 5 का समान 4 में। तो आप इन सब की सीधी सीधी गुणा कर दीजिए, आ जाएगा 4 से 20, सॉरी 4 से 20 5 बार कट गया और तो कुछ कटेगा नहीं। तो 5 25 25 गुणा 20 500 और 10 5000, ये 5000 आ गया, 5000। और ऊपर क्या आएगा 19 निम्मा 171 गुणा 17। अब 171 की 17 में गुणा करेंगे तो 2890 और 17 हो जाएगा मेरे भाई, यानी कि 2907, 2907। ठीक है ना। अब आप मुझे बताओ, अगर आप किसी सामान पे 5, 10, 15, 20% की लगातार छूट दोगे तो 5000 रुपए के सामान का प्राइस 2907 हो जाएगा। तो 5000 के सामान का प्राइस अगर 2907 हो गया तो कितनी छूट होगी 5000 में? घटाइए, तो आप इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा मेरे भाई 2093। 2093 आ गया, 93,700, 29, 20, 49। और परसेंटेज में कितना? इंटू 100%, ये आ गया भाई। 20 कट गया, 50 से भाग मत दिया करो, अगर 50 से भाग देना ऊपर नीचे 2 से गुणा करो, 2 से गुणा आ जाएगा 4186/100, 41.86%। ये 41.86% की सिंगल छूट आ गई। पहला ऑप्शन गजब का सवाल है मेरे भाई, ऑप्शंस काफी नजदीक हैं, हमें करना पड़ा, रेशियो मेथड बेस्ट है। ठीक है जी। अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर 29, जो एसएससी जीडी के पेपर का पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फटाफट फटाफट जल्दी से इसका आंसर मुझे बताओ। देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल है चोर पुलिस का, कि भाई एक चोर को एक पुलिस वाले ने 420 मीटर की दूरी से देखा। चोर भागने लगा और पुलिस वाला उसका पीछा करता है। पुलिस और चोर की स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर और 20 किलोमीटर पर आवर है। पुलिस की स्पीड 25 है और थीफ की 20 किलोमीटर पर आवर है। 3 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी? आप मुझे एक बात बताइए, चोर और पुलिस सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं मेरे भाई, आगे आगे चोर, पीछे पीछे पुलिस। तो आप मुझे यह बताओ कि 3 मिनट में इनके बीच की डिस्टेंस कितनी कम हो जाएगी? डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड। अब चोर की स्पीड यहां पे 20 है, पुलिस की यहां पे 25 है, तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगी? S1 माइनस S2, 25 माइनस 20 5। लेकिन एक किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में 5/18 करना पड़ेगा। ये आ गई रिलेटिव स्पीड। समय कितना? 3 मिनट। 3 मिनट का मतलब होता है बच्चों 180 सेकंड। ये आया मेरे भाई 18 से 180, 10 बार चला जाएगा 250 मीटर, यानी कि 3 मिनट में चोर और पुलिस के बीच की दूरी 250 मीटर पहले से कम हो जाएगी। अगर पहले दूरी 420 मीटर थी तो अब इसमें से 250 मीटर घटा दीजिए, अब पुलिस और चोर के बीच की दूरी रहेगी मेरे भाई कुल 170 मीटर, 170 मीटर 3 मिनट बाद उनके बीच की दूरी होगी। यह काफी पॉपुलर सवाल है भाई चोर पुलिस का। सवाल नंबर 30 ग्रुप डी के पेपर का आया। देखो पेपर में 35 सवाल होंगे, 30 सवाल का लेवल इजी होगा, मॉडरेट भी नहीं, इजी लेवल के होंगे। जैसे ये है 7500 की धनराशि पर, 7500 की धनराशि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर 7 साल में 9250 रुपए हो जाएगी? ब्याज की दर पूछा है। एक बात बताइए मेरे भाई, 7500 रुपए प्रिंसिपल है, 7 साल बाद 9250 रुपए अमाउंट बन गया, तो आपको ब्याज कितना मिला? आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? घटा दीजिए, 9250 में से 7500 घटाओ मेरे भाई, यानी कि 1750 रुपए आपको ब्याज मिला।
कितने सालों में मिला मेरे भाई? 7 साल में। अगर 1750 रुपए 7 साल में ब्याज है तो 1 साल में ब्याज कितना मिला? 250 रुपए 1 साल का ब्याज आ गया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का तरीका समझते हैं। 7500 रुपए के प्रिंसिपल पर 1 साल में आपको 250 रुपए का ब्याज मिला, तो परसेंटेज में कितना ब्याज होगा? गुणा 100%। यह होता है मेरे भाई, 2 जीरो कट जाएगा और 25 या 75 आएगा, 10/3। 10/3 का मतलब 3:1/3% आ गया। यह ब्याज की दर होगी ऑप्शन नंबर ए। आसान सवाल है ना। 31वां, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में आया, सीमा एक काम को 7 दिन में पूरा कर सकती है, जबकि कार्तिक उस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। मैनेजर ने उन्हें एक साथ काम करने के लिए कहा ताकि काम पहले पूरा किया जा सके। उन्हें साथ मिलकर काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? यानी कि सीमा और कार्तिक मिलकर 2 लोग काम कितने दिन में करेंगे? तो आपको इसका डायरेक्ट शॉर्टकट पता है। अगर सीमा 7 दिन में करते, कार्तिक 12 दिन में करता है, दोनों लोग मिलकर करेंगे 7 × 12/7 + 12 दिन में, यानी कि 12 सत्ते 84/19 दिन में। अब 84 को आप 19 से भाग करेंगे तो 19 चौक 76, 19 चौक 76 जाएगा मेरे प्यार भी। कितना बच जाएगा आपका? ये 8 जीरो बच जाएगा, फिर 19 चौक 76 ही जाएगा, यानी कि 4.4 के करीब आएगा। ए ऑप्शन आंसर 4.42 डेज। यहां अप्रोक्स डिवाइड करके दिया है तो आपको डिवाइड करना चाहिए। 32 नंबर एमटीएस के पेपर का, तो मैंने बिल्कुल बैलेंस पेपर बनाया है। मैंने 4-5 सवाल मुश्किल डाले हैं, बाकी इजी हैं। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें 7.2 रुपए पर किलोग्राम के चावल को 5.7 रुपए किलोग्राम वाले चावल के साथ मिलाकर 6.3 रुपए किलोग्राम मूल्य का मिश्रण तैयार किया जाना चाहिए। देखिए बच्चों, हम 2 टाइप के चावल को मिलाते हैं जिनका प्राइस 7.2 रुपए पर केजी और 5.7 रुपए पर केजी है। इन दोनों चावल को मिलाने से जो मिश्रण बना है, मिश्रण का दाम है 6.3 रुपए पर केजी। तो हमें दोनों टाइप के चावल को किस अनुपात में मिलाना चाहिए? कैसे पता लगेगा? एलिगेशन से। 6.3 में से 5.7 घटाओ 0.6, 7.2 में से 6.3 घटाओ 0.9 है भाई, क्या आएगा? तो सॉरी 13 में से 7 घटाएंगे 6 आएगा ना, 0.6 रेशियो 0.9। ये 3 से कट गया भैया, बात खत्म। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, आंसर आ गया 2:3 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा। पहला ऑप्शन। आ जाइए। एक शिक्षक द्वारा 30 छात्रों की अंक सूची तैयार की गई और उनके अंकों का एवरेज 68 पाया गया। भाई एक टीचर ने अपने 30 स्टूडेंट का एवरेज निकाला, एवरेज आया 68, लेकिन एक छात्र के अंक 53 के बजाय 35 लिख दिया गया था। मार्क ऑफ वन स्टूडेंट वॉज रिटन एज 35 इंस्टेड ऑफ 53। फाइंड द करेक्ट एवरेज। बहुत बढ़िया, आपको करेक्ट एवरेज, सही औसत अंक पूछे। देखिए मेरे भाई, 30 बच्चों का जब एवरेज निकाला तो एवरेज आया 68, लेकिन ये सही एवरेज नहीं है, क्योंकि एक बच्चे के एक्चुअल में मार्क्स मेरे प्यारे भाई 53 थे। एक बच्चे के मार्क्स जो 53 थे, पर हमने गलती से उनको 35 लिख दिया। अब हमें अपनी गलती सुधारनी पड़ेगी। हमने 53 की बजाय गलती से मार्क्स उसके 35 चढ़ा दी, गलती सुधारनी पड़ेगी। तो 35 से 53 करने पड़ेंगे, यानी कि उसके मार्क्स कितने बढ़ाने पड़ेंगे मेरे प्यार भी? 18 नंबर बढ़ाने पड़ेंगे। अगर बच्चों के नंबर 18 बढ़ेंगे, एक बच्चे के नंबर 18 बढ़ेंगे, तो कुल है 30 बच्चे, तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा? केक कटेगा तो समय बटेगा, 30 से भाग कर देंगे। 3 × 18 होता है, यानी कि 0.6, तो 68.6 शुड बी द करेक्ट एवरेज। सी ऑप्शन। ये भी बहुत फेमस सवाल है, तो मैं आपको फेमस क्वेश्चन करा रहा हूं। पी ने एक बिजनेस में 21,000 रुपए इन्वेस्ट किए, कुछ महीने के बाद क्यों 28,000 रुपए के साथ उसके साथ जुड़ गया। एक साल के एंड में पी और क्यू का लाभ का हिस्सा बराबर था। एक साल के एंड में पी और क्यू को बराबर लाभ हुआ। ज्ञात कीजिए बी कितने महीने के बाद। बी तो है ही नहीं, ये क्यों होगा मेरे भाई? यहां पे क्यों, बी नहीं होगा मेरे भाई, ये क्यों होगा। ठीक है जी, चलो अब बताओ। ज्ञात कीजिए क्यों कितने महीने के बाद बिजनेस में शामिल हुआ। आपको पता है कि बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है, पी मतलब प्रॉफिट, वो सीधा डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट
और आपने कितने समय के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है। मेरे भाई अगर आपको समय यानी कि टाइम निकालना है तो कैसे आएगा, आपको प्रॉफिट के रेशियो को इन्वेस्टमेंट के रेशियो से डिवाइड करना पड़ेगा, तब समय का अनुपात आएगा। ध्यान सुनिएगा, दो व्यापारी हैं मेरे भाई पी और क्यू, उन्होंने एक बिजनेस किया 1 साल के लिए। पी ने बिजनेस शुरू किया, पी ने 21,000 रुपए लगा के बिजनेस शुरू किया, पी ने शुरू किया है, क्यू ने शुरू नहीं किया। क्यों कुछ महीने के बाद बिजनेस में जुड़ा है 28,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ। 1 साल में के एंड में पी और क्यू का लाभ बराबर था, यानी कि प्रॉफिट जो है पी और क्यू को बराबर बराबर हुआ है। ये प्रॉफिट का रेशियो है। इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है भाई, पी ने 21,000 रुपए इन्वेस्ट करें 21,000 और क्यू ने 28,000 रुपए इन्वेस्ट करें, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, ये किससे कट रहा है जी, 7 से। 7 तिया 21, 7 चौक 28, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। ये प्रॉफिट के रेशियो को इन्वेस्टमेंट के रेशियो से भाग देंगे, डिवाइड करोगे टाइम का रेशियो आ जाएगा। दो रेशियो को डिवाइड करने का तरीका ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4:3, यानी पी और क्यू ने जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है वो 4:3 के अनुपात में। सवाल बोला 1 साल के अंत में, यानी कि जो पूरा बिजनेस है वो 1 साल 12 महीने तक चलाया गया है। पी तो शुरू से लेकर आखिर तक बिजनेस कर रहा है, यानी कि पी ने बिजनेस में पैसा 12 महीने के लिए लगाया है। 4 की वैल्यू 12 महीने है, 3 गुना, तो यानी कि क्यू ने बिजनेस में पैसा कितने महीने के लिए लगाया, 9 महीने के लिए। क्यू ने बिजनेस में 9 मंथ के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, 9 मंथ के लिए। इसका मतलब पी ने तो पूरा साल भर के लिए पैसा लगाया, क्यू ने 9 महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, यानी कि क्यू जो है 3 महीने के बाद आया होगा। शुरू के 3 महीने क्यों गायब रहा, बाद के 9 महीने क्यों ने इन्वेस्टमेंट किया है, तो क्यों जो है 3 महीने के बाद बिजनेस में शामिल हुआ। यह भी अच्छा सवाल है और आसान है, डुएबल करने लायक। बताओ जी, खत्म हो गया टेस्ट बातों बातों में। हमारा 35वां सवाल आ चुका है लेवल 3 का, जो डीआई का। डीआई का 1 या 2 क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम, ठीक है जी। बताइए, आपके सामने इस पाई चार्ट का अध्ययन करो, प्रश्न का उत्तर दो। एक समाचार पत्र ने 60 पृष्ठों का अपना स्वर्ण जयंती अंक जारी करने का फैसला किया। भाई अपना जो है न्यूज़पेपर 60 पेज का एक क्या निकल रहा है, जुबली, गोल्डन जुबली का एक जो है कटिंग निकाल रहा है 60 पेजों की, कैलेंडर टाइप का। इस मामले में विभिन्न प्रकार के कवरेजों के लिए अनुपात पूर्व निर्धारित किया गया कि भाई 60 पेज का हम निकालेंगे अपना गोल्डन जुबली का कैलेंडर। एडिटोरियल पे 7% कंटेंट लिखेंगे, इंटरनेशनल पे 15%, लोकल पे 20%, क्लासिफाइड पे 30%, स्पोर्ट्स पे 28%, ऐसे ऐसे लिखेंगे। तो बोला हाउ मेनी पेजेस वर डेडिकेटेड टू स्पोर्ट्स एंड एडिटोरियल कवरेज। स्पोर्ट्स और एडिटोरियल कवरेज के कितने पेज डेडिकेटेड हैं, स्पोर्ट्स के 28%, एडिटोरियल के 7%। तो स्पोर्ट्स और एडिटोरियल के मिलाकर 35% पेज डेडिकेटेड किए गए। कुल कितने पेजों का है मेरे भाई, 60 पेज का। तो 60 पेज का 35% कितना आएगा मेरे भाई, ठीक है जी, तो आ जाएगा 21। 60 गुणा 35 2100 होता है, 2100% 21 आ गया, 21 आंसर। ऑप्शन नंबर डी, 35 में 7 आता है, 7 का मल्टीपल आएगा, खत्म बस। तो मेरे भाई ये था आरपीएफ कांस्टेबल का मॉक नंबर 3। मुझे लगता है कि आपको ये देखकर बहुत मजा आया होगा, हर एक सवाल को सॉल्व करके बिल्कुल रेलेवेंट एग्जाम में आने वाले और बहुत अच्छे अच्छे सवालों को मैंने यहां पे कंपाइल किया। आज के मॉक टेस्ट का लेवल मॉडरेट था। अगर आप 35 में से 30 क्वेश्चंस प्लस कर पा रहे हैं, 30 क्वेश्चंस के आसपास कर पा रहे हैं, 29, 30, 31, 32, तो आपकी तैयारी अच्छी है। शांति से पेपर देके आइए मेरे भाई। अच्छा, हम अपने इस चैनल पे कॉन्सेप्ट किंग पे एक सीरीज भी चला रहे हैं शॉर्ट्स की, जिसमें मैं डेली जो है एक बढ़िया क्वेश्चन जो है एनटीपीसी ग्रुप डी की सीरीज चल रही है 50 क्वेश्चंस की, इसको जरूर फॉलो करिएगा। यहां से भी आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है जी। टेस्ट खत्म होता है, कल भी मैं एक मॉक टेस्ट अपलोड करूंगा मेरे भाई, तो इस चैनल से जुड़े रहो। डेली एक मॉक टेस्ट आ रहा है। पूरे यूट्यूब पे कोई भी इतने बढ़िया मॉक टेस्ट सैंपल पेपर नहीं करवा रहा आरपीएफ कांस्टेबल वाले बच्चों की तैयारी के लिए, लेकिन हम आपके लिए करवा रहे हैं, ठीक है जी। ये सीरीज चलती रहेगी आपके एग्जाम के पूरा होने तक। बस आपको हर एक मॉक टेस्ट को ईमानदारी से सॉल्व करना है। आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है हमारे सवालों का कंपाइलेशन सॉल्यूशन, तो इस वीडियो को लाइक करो जैसे आपने पिछली 2 वीडियो को प्यार दिया है। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम हैं अभी। धन्यवाद, बाय।